पेरेंट्स उनको मोबाइल नहीं दे रहे हैं तो वो बच्चे चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना और पेरेंट्स से काफ़ी परेशान होते हैं कंपेयर टू गो फॉर इंटरवेंशन टू स्टैंड अलोन सिंगल थेरेपिस्ट, सिंगल काइंड ऑफ इंटरवेंशन। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इज मोर यूजफुल। कौन कौन से चीज़ें अफेक्टेड हैं, उस एरिया में हमको क्या क्या काम करना है और किस टाइप का थेरेपी प्लान करना है। असेसमेंट बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट है। ऑटिज्म इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। वेलकम एवरीवन। आज आप सभी का स्वागत है ऊर्जस्विनी नॉलेज सीरीज के नए एपिसोड में। हमारे साथ डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा सर हैं, जो कि बहुत ही रिनोन्ड साइकेट्रिस्ट, न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं एंड सर इस फील्ड में सालों से वर्क कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर विनी फॉर इनवाइटिंग मी योर ऊर्जस्विनी नॉलेज सीरीज पॉडकास्ट। थैंक यू। सर, हम ये समझना चाहेंगे, जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, आप बहुत सारे पेशेंट्स से मिलते हैं, आपके पास जो बच्चे आते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं, तो अभी किस तरह की प्रॉब्लम लेकर वो आते हैं? देखिए, अभी तो मैं काफ़ी सालों से साइकेट्रिस्ट हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जो बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंट्स उनको लेके काफ़ी कंसर्न आजकल रहते हैं। और हर उम्र के अलग-अलग बच्चे हैं, उनके अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं। लाइक हमारे पास जो स्कूल गोइंग लाइक प्राइमरी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं क्लास 3, क्लास 4 में, तो कई बार ऐसा देखा गया कि बच्चे एकेडमिकली थोड़ा-सा कमज़ोर होने लगते हैं, तो पेरेंट्स उसको लेके बहुत कंसर्न रहते हैं। दूसरा, बच्चों में बहुत टेंट्रम होने लगा है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन, छोटी-छोटी बातों में गुस्सा करना, ये बिहेवियर भी बहुत कॉमन है। तीसरा, जो सबके साथ है अक्रॉस ऑल एज ग्रुप की मोबाइल एडिक्शन। कई बार ऐसा देखा गया कि इनफैक्ट जो छोटे बच्चे हैं, वो मोबाइल के लिए इतना ज़्यादा वो मतलब आकर्षित होते हैं कि अगर पेरेंट्स उनको मोबाइल नहीं दे रहे हैं तो वो बच्चे चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं और पेरेंट्स से काफ़ी परेशान होते हैं। और कॉमनली यही बिहेवियर प्रॉब्लम्स लेके बच्चे मतलब बच्चों में यही बिहेवियर प्रॉब्लम लेके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। सर, क्या ये सारे इश्यूज कोविड के बाद या लास्ट एक डिकेड में इंक्रीज हुए हैं? बिल्कुल, अपन ऐसा कह सकते हैं कि पिछले कोविड तो नहीं, पर पिछले एक डिकेड में ये प्रॉब्लम्स बहुत इंक्रीज हुई हैं। जैसे कि हम लोग जिस समय हम लोग बच्चे थे, उस समय तो शायद मोबाइल था ही नहीं इस तरीके का कि हम व्हाट्सएप या रील्स या इस टाइप की चीज़ें देखें। पर चूँकि अभी रिसेंटली एक डिकेड में क्या हुआ है कि मोबाइल्स ऐसा आ गया कि पेरेंट्स अपने काम में बिज़ी हैं, बच्चे को एंगेज करना है तो हमने मोबाइल दे दिया। और मोबाइल एक तरीके से हमारे ब्रेन के केमिकल्स को हाईजैक कर लेता है। और बिहेवियर में बहुत जब बच्चे ग्रोइंग एज में रहते हैं, तो उसी टाइम पे उनका बिहेवियर शेप अप होता है। और वो बच्चा मोबाइल में इतना एडिक्ट रहता है कि उसको फिर तुरंत ही चीज़ों के लिए उसको कोई चीज़ तुरंत चाहिए। आजकल तो ऐसा हो गया कि बच्चे रील्स भी, अगर 1 मिनट से ज़्यादा की रील है तो रील भी नहीं देखते, उनको तो 30 सेकंड की रील में ही मज़ा आता है। तो इस टाइप से इंटेंस ग्रेटिफिकेशन वाला पार्ट एक डेवलप हो जाता है बच्चों में, तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन आना, काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ों को लेके गुस्सा करना और अपने आप को वैलिडेट करने का भी एक इश्यू आया है। अभी रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में ऐसा देखा है कि पहले हम लोग अभी बहुत कंसर्न थे मोबाइल में एडिक्शन की, बच्चे मोबाइल का टाइम बहुत ज़्यादा है। और आजकल बच्चों में एक दूसरा एक है कि उनको रील्स बनाने का भी, बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो वो खुद रील्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। एक मैं अभी स्कूल में गया था तो वहाँ बच्चों से, एक जो हमारे टाइम पे भी पूछे थे कि आप बड़े होके क्या बनोगे? तो उसमें कई सारे बच्चों ने बोला कि सर मैं बड़े होके यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। और बहुत सारे उन्होंने यूट्यूब में चैनल्स के नाम भी बताया जिसको बच्चे ही शूट करते हैं, बच्चों की ही रील्स आती हैं। तो वो बड़ा फैसिनेटिंग बच्चों के लिए लगता है अभी इस एज में। और बच्चे अब आजकल केवल मोबाइल देखने से आगे बढ़ के वो रील्स बनाने और इन चीज़ों में भी जा रहे हैं। उसके एक अपने अलग बिहेवियरल कंसिक्वेंसेस जो मैंने ऑब्जर्व किए कि अगर आप खुद रील्स बना रहे हो या खुद आप फेसबुक पोस्ट कर रहे हो, व्हाटएवर इंस्टा पोस्ट कर रहे हो, तो आप अपने आप को वैलिडेट करने की कोशिश करते हो। अगर आपके उस रील्स में उतने लाइक्स नहीं आए या उतने शेयर्स नहीं आए, तो बच्चों का, मैंने बताया, उनका टेम्परामेंट मतलब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वो तुरंत चाहिए। उनके रील्स में लाइक नहीं है, बच्चे इतने में ही परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जा रहे हैं, इरिटेट हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब मोबाइल के एडिक्शन में भी ओवर द टाइम पिछले 5-7 सालों में चेंजेस आए हैं। मोबाइल देखने से अभी बच्चे बढ़ के आगे रील बनाने और इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारे लिए तो ये एक बिहेवियर, मतलब एक लगता है कि एक पैटर्न है, एक एक्टिविटी है, बट उस एक्टिविटी का जो कंसिक्वेंस हो रहा है वो डेवलपिंग एज ग्रुप में हो रहा है। और वो बहुत आपके माइंड में केमिकली भी चेंजेस करता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक चेंजेस करता है। आपकी पर्सनालिटी को शेप अप करने में बहुत वो
अफेक्ट करता है। सर इसी के तहत अभी कुछ केसेस वो भी देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे बच्चा सोशलाइज नहीं कर रहा है एंड उसके एआई फ्रेंड्स हैं एंड वो उसी से इंटरेक्ट कर रहा है। सो दो इसे हम मोबाइल एडिक्शन में ही लेंगे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पे कैसे पेरेंट्स वर्कआउट कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही बताया। ऐसा अभी जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो इस पे बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आ रहे हैं। एआई उसके फ्रेंड्स हैं, बट कुछ मैं बताना चाहूंगा। जैसे आपने कोविड की बात की, कोविड में लॉकडाउन था तो सोशलाइजेशन लिमिटेड था, है ना। तो बच्चे भी सोशलाइज नहीं हो पाए, स्कूल्स बंद थी, लोग प्लेग्राउंड में नहीं जा पा रहे थे। तो उस टाइम पे मोबाइल्स और इन चीज़ों में भी क्लासेस आपकी चल रही थी। छोटी क्लास भी बच्चों की, क्लास 1 क्लास 2 भी मैंने देखा स्कूल्स ऑनलाइन चला रहे हैं। हाँ। तो उससे एक जो फिनोमिना देखने में आया, एक टर्म आता है वर्चुअल ऑटिज्म। दे आर नॉट, ऑटिज्म इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। उसमें आपके ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं और बच्चों में सोशलाइजेशन, लैंग्वेज डिले होना, रिपीटिव बिहेवियर ये होता है, ये वेल नोन था। बट हमारा बच्चा नॉर्मल है और ड्यू टू कि सोशलाइज नहीं हो पाया या मोबाइल में इतना इन्वॉल्व है कि उसका सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो गया। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है और उसका इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उसका लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाएगा और उसके दिमाग में वही चीजें आएंगी जो आपको मोबाइल से इंटरेक्ट करके बच्चा कर पा रहा है। रियल में सोशल, जब अपन कभी प्लेग्राउंड में जाते हैं तो हम अपने दोस्त से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, वो भी हमसे बात करता है, कभी अच्छे से बात किया, कभी अच्छे से बात नहीं किया, कभी हमको धक्का दे दिया, कभी हम दौड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस में बच्चा इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर जो स्किल्स और सोशल इंटेलिजेंस जो डेवलप होता है वो इसमें वैसे बच्चों में हो नहीं पाता है। और जब आप सोशल इंटेलिजेंस आपके अंदर रहता नहीं है तो ओवर द टाइम आप फिर सोशलाइज होने में आपको दिक्कत होती है। जैसे कि अपन इंटेलिजेंस की बात बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो जिस बच्चे का इंटेलिजेंस आईक्यू कम है वो एकेडमिकली थोड़ा सा क्या होगा, कमजोर होगा कंपेयर टू दूसरे बच्चों से। तो सिमिलरली जो बच्चे इस तरीके के हैं, वर्चुअल ऑटिज्म अपन टर्म यूज करें, या उनका वर्चुअल टाइम स्पेंडिंग ज्यादा है कंपेयर टू रियल टाइम, तो ऐसे बच्चों का सोशल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होगा और फिर बच्चे सोशलाइज होने में दिक्कत होती है उनको। जब आप सोशलाइज नहीं होते तो आपका सोशल सपोर्ट ग्रुप है, आपके अंदर के सोशल स्किल्स हैं, वाला पार्ट आपका फिर डेवलप नहीं हो पाता है, और जो कि लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लाइफ स्किल्स है। तो फ्यूचर में भी उनकी पर्सनालिटी को और उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है ये चीजें। तो सर क्या आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि बच्चा फोकस नहीं कर पाता है, सुनता ही नहीं है, हमें 10 बार बोलना पड़ता है एंड एक जगह नहीं बैठता है? तो कई बार एडीएचडी टर्म है जो गूगल में बहुत इजीली मिल जाती है, बट रियलिटी में थोड़ा डिफरेंट रहती है। मैं इस पे बहुत अच्छा बताया मैडम आपने। मैं साइकेट्रिस्ट के हिसाब से मैं ये दो चीजें एम्फसाइज करना चाहूंगा कि कोई एक सिम्टम होना और उस सिम्टम के अकॉर्डिंग हम डायग्नोसिस कोई साइकेट्रिक वो था डिफरेंट थिंग। अक्सर ऐसा बच्चों में नहीं बड़ों में भी देखा गया कि आज मैं एग्जाम्स में अच्छे में नंबर्स नहीं आए सेमेस्टर एग्जाम्स में, या मुझे टीचर्स ने डांट दिया तो मैं क्या हो गया, मैं आके घर में खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं चिड़चिड़ापन कर रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ। और पेरेंट्स बोले कि सर वो बच्चा तो हमारा डिप्रेस हो गया, उसको डिप्रेशन हो गया है ना। ऐसे कि बच्चा एक जगह बैठता नहीं है और बच्चों में चंचलता होती है। बच्चे अगर चंचल नहीं होंगे तो फिर तो बच्चे और जो एक बड़ा मैच्योर आदमी से डिफरेंस क्या रहेगा, है ना। तो बच्चा तो यहाँ वहां जाएगा, अब आपके कमरे में आएंगे हम तो बच्चा अगर है, हम तो शांत बैठे हैं और बच्चा तो क्यूरियस रहेगा, ये बुक्स काहे की है, ये सामान क्या है। और उसको कई बार हम ऐसे इंटरप्रिटेट करते हैं कि बच्चा हमारा हाइपर एक्टिव है और हम उसको लेबल कर दिए हमने गूगल में करके कि भाई बच्चे को हमारे एक एडीएचडी नामक एक बीमारी है। केवल एक एक्टिविटी से या एक या दो सीटिंग में इस टाइप का बच्चा हमारा बिहेव कर रहा है, उससे एकदम से जंप करना डायग्नोसिस में इज नॉट गुड। क्योंकि जब आप किसी को लेबल्ड करते हो, किसी को बोलते हो आप एडीएचडी है, इट मीन दैट जो सामने वाला पर्सन है, अगर कोई मेडिकल पर्सन है, साइकेट्रिस्ट है, तो उसके दिमाग में चीजें आएंगी, हाँ एडीएचडी है मतलब ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, हमको ये दवा देनी है, ये बच्चा इसका कोर्स आउटकम इस बीमारी का ऐसा होगा। जबकि कई बार वो सिंपल नॉर्मल बिहेवियर रहता है जो सामान्य में थोड़ा सा डेविएंट रहता है, और वो इतना क्वांटिफाई नहीं करता कि इलनेस के क्राइटेरिया को मीट करे। तो पेरेंट्स से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बच्चों में कोई भी बिहेवियर डेविएंट दिखता है, सामान्य से कुछ आपको बच्चे में असामान्य व्यवहार दिखता है, जैसे कि अगर बच्चा सोशलाइज नहीं हो रहा है, एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहा जितना उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस है, सडनली उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गया है, बहुत चिड़चिड़ापन करने लगा है, जैसे आपने बोला एब्सेंट माइंड रहता है, आप उसको बुलाते हो तो सुनता ही नहीं है, 4 बार बोलो तो रिस्पॉन्स करता है,
कोई जो उसको टास्क दिया गया टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, या स्टार्ट करता है अधूरे में छोड़ देता है, नींद कम आती है, नींद ज्यादा आती है, अकेला अकेला रहता है। तो कोई भी बिहेवियर, आप अपने बच्चे को बिहेवियर, हमारे बच्चे का सबको पता है कि हमारा बच्चा शांत है, चंचल है, थोड़ा ज्यादा नटखट है, तो अगर बिहेवियर में कोई चेंजेस हमको आते हैं तो बिल्कुल हमको स्पेशलिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। हमारे बच्चे में ये पैटर्न, ये चेंजेस आ रहे हैं, देन फिर ये उनका पार्ट है, वो उस चीज को डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, बहुत सारे असेसमेंट टूल्स होते हैं, देन फिर वो फाइनल कंक्लूसिव डायग्नोसिस में पहुंचते हैं। और मेरा ऐसे पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो मोर देन 60 to 70% केसेस में वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया किसी बीमारी का मीट नहीं करते हैं, ड्यू टू एनवायरमेंट, ड्यू टू उनके कल्चर, ड्यू टू कुछ उनके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। पेरेंट, मतलब अब बच्चा है तो ऐसा लगता है कि बच्चे की लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, बट बच्चा अफेक्ट होता है किस एनवायरमेंट में। अगर पेरेंट्स कुछ स्ट्रेस से कहीं गुजर रहे हैं, पेरेंट्स के इरिटेट हो रहे हैं, इसमें भी बच्चा उस अफेक्ट होगा और उसके बिहेवियर में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो अपन पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि अपने से किसी डायग्नोसिस में जंप करना और फिर डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बोलना कि हमारे बच्चे को ये बीमारी है, दिस इज नॉट एन अ गुड अप्रोच। आप अपने प्रॉब्लम्स क्या है, बच्चे के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, उसको अपन क्लब करें, और देन अगर कंसर्न है तो अपन स्पेशलिस्ट से मिलें, और देन फिर ये उनका टास्क है कि क्या डायग्नोसिस देते हैं, क्या ट्रीटमेंट के लिए बात करते हैं, देन वहां पे आप फिर उनसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं कि हम क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस लें या नहीं लें। केवल बिहेवियरल मॉडिफिकेशन से चीजें बदलने वाली हैं, या केवल हमको काउंसलिंग सेशन से ही चीजें ठीक हो जाने वाली हैं, या ये इस लेवल के इलनेस है जिसमें मेडिसिन रिक्वायर्ड है ना। तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट स्पेशलिस्ट जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो इस फील्ड में काम कर रही है, उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। सर, कई बार पेरेंट्स को लगता है कि साइकियाट्रिस्ट तो बड़ों को ट्रीट करते हैं, हमारे बच्चे को साइकियाट्रिस्ट का नीड नहीं है या नहीं हमें लेके जाना चाहिए। इस मिथ को आप कैसे, मतलब मैं चाहूंगी आप इस मिथ को भी ब्रेक करें। बिल्कुल सही बात है। जैसे साइकेट्री जो एक ब्रांच है मेडिकल स्पेशलिटी की, थोड़ा सा स्टिग्मा इसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ा रहता है, और स्टिग्मा बड़े लोगों, जो यंग हैं, मिडिल एज हैं, उनके साथ भी स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। और स्टिग्मा सोसाइटी से बनता है, सोसाइटी में स्टिग्मा है, तो मैं कैसे अपने बच्चे को कहीं ऐसी जगह, मैं अगर 40 साल का हूँ, मैं 50 साल का हूँ, और सोसाइटी में मैं अगर साइकेट्रिस्ट को दिखा के आता हूँ, सोसाइटी मुझे अलग तरीके से देखती है। बट मैं 50 साल का हूँ, तब भी मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ चीजों की, और बच्चा हमारा 5 साल का है, मैं उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाऊंगा, तो वो स्टिग्मा तो उसके साथ और लॉन्ग टर्म जुड़ा रहेगा। 5 साल की उम्र से उसका स्टिग्मा जुड़ गया कि इसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी। तो बट रियली में इसके बिहाइंड जो बेसिस है, अगर बिहेवियर में आपके चेंजेस आता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सामान्य उसका जो व्यवहार, उससे कुछ अगर उसमें चेंज आता है, तो बिल्कुल हमको साइकेट्रिस्ट से, और साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो बच्चों के साथ काम करते हैं, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट हैं। अगर आपको लगता है कि साइकेट्रिस्ट में चीजें अभी मतलब स्टिग्मा है, तो यू कैन अप्रोच टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट जो इस फील्ड में काम करते हैं। बिकॉज ऑफ कि कई बार बहुत सारी, मैंने बताया आपको जैसे कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम बच्चों की रहती हैं जो कि कोई बीमारी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है ना। वो कुछ हद तक नॉर्मल से डेविएंट हैं, बट वो इतना नहीं है कि बीमारी के हद तक जाएं। तो ऐसे केस में आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो बच्चों के साथ काम करते हैं, चाइल्ड एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, और वो अपना असेसमेंट करेंगे। दे आर इनफ कॉम्पिटेंट टू असेस द केस ऑफ चाइल्ड, और असेस करने के बाद आपको जो प्रॉपर अप्रोच होगी, वो आपको अगर रियली में वो प्रॉब्लम उनको लगती है कितने पोटेंशियल की है, तो डेफिनेटली वो साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करेंगे आपको, और फिर उस कंडीशन में आपको फिर कंसल्ट करना चाहिए। सर, अगेन असेसमेंट्स को लेके भी बहुत मिथ है कि क्यों हमें असेसमेंट करवाना है, डायरेक्ट हम काम क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं, डायरेक्ट हम थेरेपीज क्यों नहीं दे सकते हैं, या हम डायरेक्ट मेडिसिन क्यों नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप प्लीज ये बताएं कि क्यों असेसमेंट जरूरी है, और असेसमेंट करने से हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। देखिए, असेसमेंट बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट है। हम कोई टास्क करने, हम कोई घर बनाने जा रहे हैं अगर, और हमारे पास घर बनाने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं रहेगा, तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि मैं कैसा घर बनाऊं या मैं किस एरिया में काम करूं, है ना। तो जब अपन असेसमेंट में जाते हैं, तो हम बच्चे का कई तरीके से उसका क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद देन फर्दर स्टेप है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हम कई सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना। कई सारी चीजें पेशेंट से, जो बच्चा है उसके पेरेंट्स से हम उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। कई हम टेस्ट बच्चे पे
इम्प्लीमेंट वो करते हैं, अप्लाई करते हैं, है ना। टेस्ट का मतलब ऐसा नहीं है मैडम यहाँ पे कि हमको इंजेक्शन लगाना है या इस टाइप का। टेस्ट इस काइंड ऑफ कि आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे, है ना, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही प्लेफुल रहते हैं, है ना। तो उसमें बच्चे को मिलता कहीं कोई डिस्कम्फर्ट होगी, क्योंकि टेस्ट का नाम सुनते कई बार पेरेंट्स को कुछ लोगों को लगता है कि तो ये इंजेक्शन लगाएंगे, या मेरे बच्चे का ब्लड ड्रॉ करेंगे, या सीटी स्कैन हमारे। इट्स काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, और उससे हम बच्चे के जो बिहेवियर हैं, है ना, आपने बताया कि बच्चे को प्रॉब्लम्स आप पेरेंट्स बताते हैं, उन बिहेवियर को हम पहली बात तो कंफर्म कर पाते हैं, उस बिहेवियर को हम क्वांटिफाई कर पाते हैं, है ना। और उसके साथ में कोई अगर और सिम्टम या बिहेवियर एसोसिएटेड है, हम उसको भी असेस कर पाते हैं। तो इससे हमको हेल्प मिलती है कि जब हमारे पास कोई बच्चा आया था, तो उसमें बेस लाइन में शुरुआत में क्या क्या प्रॉब्लम थी और किस स्तर की प्रॉब्लम थी, और उसके साथ में हम तो एक प्रॉब्लम लेके आए, पर बहुत सारी ऐसी बीमारियां या बिहेवियर होते हैं, उनका कुछ और बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम और क्या प्रॉब्लम्स उस बच्चे के साथ हम वो भी असेस कर पाते हैं। तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर रहती है कि बच्चा हमारे साथ इस प्रॉब्लम के साथ आया था, हमने उसका असेसमेंट किया, असेसमेंट में हमने पाया कि जो प्रॉब्लम्स के साथ आया था वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, ऐसा मान के चले, क्वांटिफाई कर पाते हैं कि कितना सीवियरिटी थी उसकी। उसके साथ में कुछ और चीजें तो एसोसिएटेड नहीं थी। जब हमारे पास ये पूरा ब्लू पिक्चर होता है, देन फिर हम थेरेपी को क्या करते हैं। थेरेपी इज नॉट लाइक सबके लिए वही थेरेपी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हम प्लान कर पाते हैं कि कौन कौन से चीजें अफेक्टेड हैं, उस एरिया में हमको क्या क्या काम करना है और किस टाइप का थेरेपी प्लान करना है। बट अगर हम असेसमेंट में नहीं जाते हैं, जस्ट हम ऐसा है कि भाई बच्चे कंप्लेंट बताया, हमने थेरेपी स्टार्ट की, तो हमको पता ही नहीं रहता कि हमारा बेसलाइन कहाँ पे था और हमारा टारगेट एरिया क्या था, है ना। बच्चा, आपने बोला कि साहब बच्चा हमारा बहुत ही ज्यादा चंचल है, बैठता नहीं अपनी जगह में, आपने एक लाइन बता दी, बट हमको क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि एक दिन में कितने बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कितना ऐसा टाइम होता है कि बच्चा डिफिकल्ट है, उसको मैनेज करना डिफिकल्ट है, उसको क्वांटिफाई करते हैं। और जब हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें अपने आउटकम में देखते हैं कि हमको यहाँ से लेके एटलीस्ट हमारा टारगेट ये है कि हमको यहाँ तक अचीव होना है। तो असेसमेंट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर योर थेरेपी, है ना, कि आप क्या थेरेपी प्लान करोगे, किस तरीके का प्लान करोगे, आपका थेरेपी का आउटकम क्या होगा, तो वो आप असेसमेंट के बाद ही डिसाइड कर पाते हो। सो एंड ऑफ द डे असेसमेंट्स पेरेंट्स को हेल्प करते हैं ये समझने के लिए कि बच्चा आज की डेट में कहाँ है एंड बच्चे की प्रोग्रेस किस वे में हो रही है। पेरेंट्स के लिए भी हेल्प करते हैं, पेरेंट्स को हम ऑब्जेक्टिवली बता पाते हैं कि अभी आज का स्कोर ये है। और हम असेसमेंट सिंगल टाइम नहीं करते, हम असेसमेंट बार बार करते हैं, है ना, पीरियडिकली करते हैं कि हमने आज असेसमेंट किया, ऑब्जेक्टिवली हम बता पाए कि देखिए अभी बेसलाइन ये स्कोर है और ये एरिया अफेक्टेड है। तो पेरेंट्स को कम्युनिकेट करने में भी हमको ऑब्जेक्टिवली हेल्प करते हैं। और दूसरा, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एज अ साइकेट्रिस्ट व्हाटएवर, हमको ये भी हेल्प करते हैं कि हम अपना ट्रीटमेंट उस बच्चे के हिसाब से क्या करें, कस्टमाइज कर पाए, है ना, या इंडिविजुअलाइज कर पाए, है ना, क्योंकि सबके लिए एक ही थेरेपी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपका असेसमेंट में कौन कौन से प्रोफाइल में, कौन कौन से एरिया में ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। हो सकता है कि मेरे बच्चे में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे ज्यादा एफर्ट्स लगा, हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है बट अपना सेल्फ केयर वो अच्छे से कर लेता है ना। दूसरा बच्चा आप ले आए, हो सकता है वो उसका अच्छा है बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो अलग अलग बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अपन उसकी थेरेपी या ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो इट्स हेल्प बोथ फॉर थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, और पेरेंट्स के लिए भी, वो ऑब्जेक्टिवली कर पाते हैं कि देखिए पहले बेसलाइन ये असेसमेंट था, हमने 2 महीने बाद फिर से रिपीट टेस्ट कराया, तो अभी असेसमेंट लेवल कहाँ पे है, अभी इंप्रूविंग है, देन अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर लगता है इंप्रूव नहीं हो तो देन फिर नीड टू बी ना रीअसेस कि कोई पार्ट ऐसा मिस हो रहा है क्या, कि हमने उस पर थेरेपी प्लान की, थेरेपी हम डिलीवर कर रहे हैं बट जितना आउटकम एक्सपेक्टेड था उतना अचीव नहीं हो रहा, वेदर समथिंग इज मिसिंग, है ना। तो ये पार्ट में भी हेल्प करता है। तो लाइक असेसमेंट इज हेल्पफुल टू बेसलाइन असेस करने के लिए, आपको थेरेपी प्लान करने के लिए, आपको ऑब्जेक्टिवली पेशेंट से, पेरेंट से कम्युनिकेट करने के लिए, और आपके जो ट्रीटमेंट थेरेपी है उसके कोर्स को भी मॉनिटर करने में हेल्प करता है। सर, अभी जो बच्चों के केसेस आ रहे हैं उसमें बहुत सारे केसेस है जहां पर ई सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जिसे हम कहते हैं, वैपिंग कहते हैं, बच्चे बहुत जल्दी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड उनका इन्वॉल्व होने के 2-3 रीजंस जो देखने को मिले हैं कि एक तो पीयर प्रेशर रहता है कि बाकी फ्रेंड्स कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, एंड इसके कोई नुकसान भी नहीं क्योंकि उसे प्रमोट ही वैसे करा जा रहा है। तो आई वांट कि आप बताएं कि इसके नुकसान क्या हैं और लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं।
बिल्कुल सही कहा मैम। बेसिकली जो टीनेजर्स होते हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप होता है, बच्चे 8वीं 9वीं में 10वीं में जाना चालू करते हैं, तो साइकोलॉजिकली भी बहुत सारे बिहेवियर चेंजेस होते हैं। जैसा हम बचपन में 3 साल की उम्र में थे, वैसा मैं 10 साल की उम्र में नहीं हूँ, वैसा मैं 15 साल की उम्र में नहीं हूँ, और आज मैं हूँ तो मैं कुछ और ही हूँ। तो जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो बच्चों में आती है ऑटोनॉमी। अभी बच्चा जब छोटा है, तीसरी चौथी में है, तो उसके पेरेंट्स ही चूज करते हैं कि बच्चा हमारा क्या खाना खाएगा, क्या कपड़े पहनेगा, और बहुत हद तक कि किसके साथ दोस्त बनाएगा, किसके साथ दोस्त नहीं बनाएगा। पर जब बच्चे बड़े होते हैं, 8वीं 9वीं में आना चालू, तो वो उनमें आने लगती है थोड़ी थोड़ी ऑटोनॉमी। देन दे स्टार्ट टू चूज कि मुझे किसके साथ दोस्ती करनी है, मुझे कौन से ग्रुप में रहना है, मुझे क्या कपड़े पहनने हैं। अपार्ट फ्रॉम स्कूल ड्रेस वो चूज करते हैं कि मुझे ये वाला शूज नहीं, मुझे ये वाला शूज चाहिए, ऐसा नहीं, ये ऑटोनॉमी आने लगती है। और तीसरा पार्ट, एक थोड़े बच्चे और बड़े होते हैं, तो एक इसको डायरेक्टली अपन ऐसा तो नहीं बोलते, बट एक इंस्टिंक्ट रहती है टू चैलेंज अथॉरिटीज। जो काम नहीं करना चाहिए हम उसको करते हैं, और उसी में हमको प्लेजर मिलता है। छोटी सी बात, पेरेंट्स हमारे बोला कि स्कूल में सिंसियरली करना, बच्चा स्कूल से बंक मार रहा है। ट्रैफिक सिग्नल जंप नहीं करना चाहिए, बट अगर हम 10वीं का बच्चा या थोड़ा सा इस टाइप का बच्चा अगर ट्रैफिक सिग्नल जंप करता है, उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा है, तो जाके दोस्तों को बोलेगा कि यार आज तो मैंने ये कर दिया, अपने कॉलर खड़े का, आज तो मैंने ये अचीव कर लिया। तो ये जो वाला पार्ट है, टू चैलेंज द अथॉरिटीज, ठीक है। तो ये वाले कुछ बिहेवियरल चीजें आती हैं, ये नॉर्मल है, ये सभी बच्चों में आती हैं ऑलमोस्ट, है ना। बच्चा अगर सोशलाइज है, डेवलपमेंटल नॉर्मल है, तो आती हैं ये। इसी प्रकार से जो आप वेब की बात कर रहे हैं, ई सिगरेट्स की बात कर रहे हैं, तो एक तो वही एडोलेसेंट एज ग्रुप में आया, तो दूसरा है तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए, तो देखिए मैं करूंगा, तो अथॉरिटीज को चैलेंज। अथॉरिटीज यहाँ पे कौन है? पेरेंट्स, टीचर्स। दूसरा पार्ट है दोस्त, मैंने बताया दोस्त बच्चों में आती है ऑटोनॉमी, तो उनको अच्छा लगता है कि आई कैन चूज, मैं चूज कर सकता हूं कि मुझे ये वाली मिठाई खानी है, कि ये नमकीन खानी है, कि ये सब्जी खानी है, कि मुझे ये सिगरेट यूज करनी है। दूसरा पार्ट ये आता है। और तीसरा पार्ट एक समहाउ कहीं ना कहीं माइंड में ये जो है इसकी लाइक पब्लिसिटी बोले या मार्केटिंग बोले कि ये हमको नुकसान नहीं करता, कि नॉर्मल सिगरेट की तरह ये हार्मफुल नहीं है ना, और हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, हमारे हेल्थ के लिए हजार्डस नहीं है। ये एक रोल प्ले करता है कि बच्चों की, ऐसे टीनेजर्स की माइंड में क्या साइकोलॉजी चल रही है, और कैसे उसको मार्केट है, उसको कैसे उसको पुश कर रहा है उसी चीजों को, और देन दे स्टार्ट टू कंज्यूमिंग ई सिगरेट्स। और अगर अपन डाटा की बात करें तो सबसे ज्यादा ई सिगरेट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज चाइना, और सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है ई सिगरेट अमेरिका में। बट नाउ इंडिया इज ऑल्सो ग्रोइंग, स्पेशली सिटीज में, है ना, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी भी एक मैटर करती है। और ई सिगरेट्स इज नॉट चीप लाइक योर बीड़ी और सिगरेट, इट्स अ कॉस्टली थिंग, है ना। तो दूसरा थर्ड पार्ट आता है अफोर्डेबिलिटी। तो आप इतनी बड़ी देश की कंट्री है, इतनी बड़ी बच्चों की पॉपुलेशन, तो किस में मिलेगा? ये सिंपल सी बात है, जो इकोनॉमिकली स्टेबल बच्चे हैं, जो बड़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ऐसे में वो इजिली पुश हो जाते हैं, और दे आर हार्मफुल। एक्चुअली दे आर हार्मफुल बिकॉज ऑफ दैट कि नॉट ड्यू टू निकोटीन, निकोटीन के अलावा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स इसमें होते हैं जिसको अपन एरोमेटिक कार्बन्स बोलते हैं। एरोमेटिक कार्बन्स, दे आर ऑर्गेनिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। एरोमेटिक कार्बन्स की अगर हम बात करें, जैसे कि अपन फिनॉल यूज करते हैं घर में, है ना, फिनॉल इट्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको अपन एरोमेटिक्स कहते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की स्मेल और फ्लेवर्ड रहते हैं। और ये आप वो स्मोक करते हो, ये डायरेक्टली ब्रेन में आपके जाते हैं, और ये मेटाबोलाइज नहीं होते माइंड में, बॉडी में अपने, या इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो रहता है। तो दे वो माइंड में आपके या बॉडी में ऐसे वो क्या होते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। गार्बेज आपके माइंड में इकट्ठा होता है, उसका क्लियरेंस बॉडी से हो नहीं पा रहा है। इट्स डैमेज योर माइंड, योर लीवर एंड मेनी मोर ऑर्गन्स। तो इट्स इंजूरियस, और इससे बच्चों को बचना चाहिए। और जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये इंजूरियस नहीं है, ये तो निकोटीन इसमें नहीं है, बट वो जो कंपाउंड उसमें है, वो इतने भी निकोटीन से ज्यादा ही आपके लिए डेंजरस हो सकता है। बिल्कुल। कुछ देशों में इसमें बैन भी है, कुछ देशों में बैन भी है कि आप इसको नहीं कर सकते, बट अपने आप इंडिया का मुझे स्टेटस एग्जैक्टली नहीं है, शायद ये बैन नहीं है। नहीं, और लोग इसको यूज करते हैं। सर, क्या सिम्टम्स है जो पेरेंट्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनका बच्चा वैपिंग कर रहा है? क्योंकि क्यों हम एडिक्शन तक ही जाएं और फिर पेरेंट को पता चले? क्या कुछ ऐसा है जो पेरेंट्स फिगर आउट कर सकते हैं कि हाँ, बिहेवियर में कुछ डिफरेंस? बिहेवियर डिफरेंसेस तो इसमें बहुत हद तक नहीं कह सकते। सबसे बच्चों में
एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है टीनेजर्स में, ये बहुत ही सुपरविजन इम्पोर्टेंट है। और सुपरविजन भी बहुत ही ट्रिकी हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ हमने बताया कि बच्चों में क्या आ रही है, ऑटोनॉमी आ रही है। बच्चा अपने आप को एज अ इंडिविजुअल मानने लगा है, मैं ये चूज कर सकता हूँ। बच्चे में ये है कि उसको प्राइवेसी भी चाहिए। यू कैन नॉट चेक योर द मतलब डॉटर आर किड फोन्स रैंडमली। कई बार गुस्सा हो जाता है कि मम्मा आपने मेरा फोन मुझे क्यों आपने देखा, मुझे मेरी आपने लॉगबुक क्यों देखी, या आप उसको फॉलो करते हो, आप मम्मा आप मेरे पीछे फॉलो क्यों करते हो आप मुझे। तो बच्चे कई बार इस चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। और ऑन अदर एस्पेक्ट वो इतने मैच्योर भी नहीं रहते हैं कि वो अपने राइट और रॉन्ग डिसीजंस बहुत हद तक कर पाएं। बच्चों के जो डिसीजंस होते हैं या जो उनका बिहेवियर रहता है, बहुत कुछ इन्फ्लुएंस पे डिपेंड करता है। एंड दे इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीयर्स, दे इन्फ्लुएंस्ड बाय द, आप जो पूरे टाइम मोबाइल में है उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और बहुत सारे रोल मॉडल्स वो मानते हैं जिनको, उनसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये सुपरविजन एक इम्पोर्टेंट पार्ट। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट बिहेवियर, जो ट्रेड्स जो अपन को दिखते हैं। अगर बच्चा कुछ चीजें आपसे छुपा रहा है, बैग आपको चेक नहीं करने दे रहा है, बच्चे में इरिटेबिलिटी बढ़ जा रही है, मोस्ट ऑफ टाइम वो घर से गायब रहने की, कोई स्कूल के अलावा भी दोस्तों का टाइम स्पेंड कर रहा है, देन दिस इज अ हाई टाइम टू क्लोजली मॉनिटर योर किड्स। ओके। तो सर इसमें स्मेल वगैरह भी कुछ रहती है, लाइक अगर कुछ जैसे नॉर्मल सिगरेट्स में स्मेल आती है? इट्स डिपेंड कि वो अपन वेब पे जा रहे हैं, बट वेब में भी मैंने बताया एरोमेटिक कार्बन्स हैं। दे आर नॉट ऑल वेब्स आर सेम। Okay. Depending upon flavors, smells, choice, you can choose them. Okay. What kind of you vape want to take. तो उस पर डिपेंड करता है, कुछ वेब्स में आती है, कुछ वेब्स में नहीं आती है। ओके। सर मैं चाहूंगी आप प्लीज न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा डोमेन है जो बहुत अनटच्ड है एंड पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है ये न्यूरो डाइवर्सिटी। न्यूरो डेवलपमेंटल में अपन बात करें तो as per DSM-5 diagnostic criteria, it's a different group of disorders which include like intellectual disabilities, autism, और many more disorders. और why we say that उनको हम न्यूरो डेवलपमेंटल क्यों बोलते हैं, जैसे सबको पता है कि ब्रेन, बच्चा जब डिलीवर होता, मतलब जो बेसिकली न्यू बॉर्न होता है, उसका ब्रेन ओवर टाइम एज लाइक बाकी अंगों की तरह शरीर के वो भी डेवलप होता रहता है। बट कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में ऐसा पाया गया कि उनका ब्रेन जो नॉर्मल डेवलपमेंट है उस तरीके का उनका ब्रेन डेवलप नहीं करता है। और जब उस तरीके का ब्रेन डेवलप नहीं करता है तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं या जो हमारे सेट नॉर्म्स हैं, बच्चा उस ट्रैक को फॉलो नहीं कर पाता है ना। और जो हमारे सेट नॉर्म्स हैं बिहेव, कि बच्चों को कैसे बिहेव करना है, ये करना है, वो भी कहीं ना कहीं बच्चा उससे डिफरेंट होता है। इसको एज अ इलनेस कंसीडर करते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर, बट फॉर टू डीस्टिग्मेटाइज, इससे स्टिग्मा नहीं जुड़े और चीजों को, वी टेक एज अ न्यूरो डाइवर्सिटी। योर ब्रेन इज डिफरेंटली डेवलप्ड, माई ब्रेन इज डिफरेंटली डेवलप्ड, है ना। मैं, हो सकता है मेरे कर्ली हेयर हो, आपके हेयर स्ट्रेट हो, है ना, पर बोथ आर नॉर्मल, हम इसको नॉर्मल मानते हैं। हाँ। इसी तरीके से ऐसे बोलते हैं कि सभी बच्चों का ब्रेन अलग है, कुछ बच्चों का ब्रेन एक नॉर्मल तरीके से डेवलप हो रहा है, कुछ बच्चों का ब्रेन एक अलग ट्रैक में डेवलप हो रहा है। बट यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि वॉट एवर यू टर्म वांट टू गिव, आपको जो भी टर्म देना है आप दीजिए, इसको टर्म देना है, बट ये बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दे आर फोर्स्ड टू लिव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, और इस पे हमको इंटरवीन करने की जरूरत है। पहली बात। दूसरी बात, जो इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जो आपको इंटरवीन करना वो अर्ली करना है। कितना अर्ली करना? एज अर्ली एज पॉसिबल, कि जब आपको वो फाइंड आउट हो जाता है या आपको समझ में आने लगता है कि कुछ तो थोड़ा सा डेवलपमेंटल डिले है या डेवलपमेंटल डेविएंट है, दोनों ही कंडीशन है, या तो डेवलपमेंटल क्या हो, डिले हो, या कोई दूसरे रास्ते पे जा रहा हो, तो एज अर्ली एज पॉसिबल आपको इंटरवीन करना चाहिए। बिकॉज ऑफ कि इसमें केवल न्यूरो डेवलपमेंट केवल इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रक्स है, जितना जल्दी आप उस पर इंटरवेंशन करते हो उस पे बच्चे का आउटकम डिपेंड करता है ना। अगर आपने देर से डेवलपमेंट स्टार्ट किया, देर से चीजों को आपने रिकॉग्नाइज किया, तो जितना पार्ट है वो तो मिस हो गया, है ना। इट्स काइंड ऑफ कि आपकी ट्रेन छूट गई है। अब आप पीछे वाली ट्रेन से, आपको अपने डेस्टिनेशन बहुत पीछे ट्रेन से, आप पैसेंजर ट्रेन से धीरे धीरे जा रहे हो, और आगे वाली ट्रेन तो आगे वाली ट्रेन तो बढ़ी गई है, तो वो वाला पार्ट है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल इज अ डिसऑर्डर
एंड इट्स अ न्यूरो डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ कि सभी न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स एक तरीके की नहीं होती, बहुत प्रकार के डिसऑर्डर्स हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, है ना, कि आपके कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करो बच्चे में, अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, और उतना अर्ली आप उसकी थेरेपी या इंटरवेंशन प्लान करो। अगेन जब हम अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं तो कई बार पेरेंट्स स्पेसिफिक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, लाइक अगर उन्हें लग रहा है स्पीच डिले है तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएंगे या एनी अदर थेरेपिस्ट। तो यहाँ पे थेरेपिस्ट बेस्ड अप्रोच बेनिफिशियल रहता है, या फिर जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इंटीग्रेटेड थेरेपी होती है एंड गोल्स अचीव करे जाते हैं, वो बेटर होता है? इस पे मैं फिर से जाऊंगा। ये इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर असेसमेंट, है ना। अगर आप डेवलपमेंटल डिले ग्लोबल है या मोर देन वन डोमेन है ना, जो कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द केस में होता है, मोस्टली मोस्ट ऑफ द केस में होता है, तो अगर ये पहला पार्ट है कि बच्चे के कई सारे न्यूरो कॉग्निटिव डोमेन्स में बिहेवियर प्रॉब्लम में डिले है, तो वी नीड एन कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन। सभी डायमेंशंस में एक साथ आपको काम करना चाहिए। और बिल्कुल ये ऐसे अगर कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी हैं, है ना, डिसलेक्सिया थेरेपिस्ट भी हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इज मोर यूजफुल कंपेयर टू गो फॉर इंटरवेंशन टू स्टैंड अलोन सिंगल थेरेपिस्ट, सिंगल काइंड ऑफ इंटरवेंशन। एंड इसमें हमें बेनिफिट्स जल्दी मिलते हैं ऐसा? बिल्कुल, अगर आप इंटरवीन नहीं करेंगे तो जो नॉर्मल ट्रैक है तो वो तो उसी पे चलता रहेगा बच्चा, है ना। और नॉर्मल ट्रैक से जो डिफरेंट है, तो जितने उसके डेवलपमेंटल डिलेज हैं, डेवलपमेंटल उतने, आपको पता है कि बीमारी का नाम ही न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जो डेवलपमेंट उसका होना चाहिए वो एक्चुअली हो ही नहीं पा रहा है ना। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस पर इंटरवीन करें एज अर्ली कि डेवलपमेंटल जो नॉर्मल ट्रेजेक्टरी है, नॉर्मल ग्रोथ है, उसको कैच अप करने का मतलब प्रयास करें या एफर्ट्स करें। जी सर, जैसे अब थेरेपीज तो हमने करवाई एंड हम देख भी रहे हैं इम्प्रूवमेंट है एज पेरेंट। एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे स्कूल में बच्चा नहीं कोप अप कर पा रहा है एंड पेरेंट के मन में स्पेशल स्कूल को लेके बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि थेरेपी में तो पता नहीं चलेगा, नहीं हम लेके जा रहे हैं 1-1.5 घंटे का कुछ रहता है, लेकिन क्यों मैं एक टॉप स्कूल में मेरे बच्चे को ना पढ़ाऊं, वेरन वो स्कूल अच्छा होते हुए भी उस बच्चे के लिए एप्ट नहीं है। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं या स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, आपके अकॉर्डिंग है कि स्पेशल नीड बच्चे को रेगुलर स्कूल में कितना बेनिफिट मिल सकता है या स्पेशल स्कूल में ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है? बिल्कुल, इसमें बेसिकली इंक्लूसिव स्कूल्स की जो बात है, जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो भी इसी को प्रमोट करती हैं। और पर्सनली मैं भी इस पे ज्यादा एग्री करता हूँ इंक्लूसिव स्कूल्स पे। बट जैसा आपने बिल्कुल बताया कि नॉर्मल स्कूल्स जो होते हैं वो इस टाइप के डिजाइंड होते हैं कि नॉर्मल बच्चों को टीच करें। ये बच्चे थोड़े से स्पेशल होते हैं या सम एरिया इनका थोड़ा सा डिले है, तो इनके लिए स्पेशल एम्फेसाइज की इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा बोला हुआ है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं कि अगर आपके स्कूल में एक सर्टेन आई थिंक 4 या 5 बच्चे इस तरीके के हैं, तो आपको उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आपको काउंसलर, टीचर या स्पेशल एजुकेटर आपको अपॉइंट करना है। इट्स डिपेंड अपॉन, इट्स मतलब स्कूल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर इसका ड्रॉबैक ऐसा हमने देखा कि बच्चे अगर स्कूल्स में हम जाते हैं तो स्कूल्स ऐसे बच्चों को लेते ही नहीं है, पहले ही रिफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ऐसे बच्चों को लेंगे तो इसके लिए हमको एक अलग टीचर में भी अपॉइंट करना पड़ेगा, इस टाइप की चीजें होती हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। रूल्स की अपन ने बात की, बच्चों को आप नॉर्मल स्कूल्स में ही एडमिशन कराइए, और ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर लॉज कि वो स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंट करें। बट प्रैक्टिकली हम जो ये देखते हैं वो ऐसा होता है कि ऐसे स्कूल्स जो हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं, या उनके लिए प्रोसेस इतना डिफिकल्ट कर देते हैं कि वो बच्चा आपके स्कूल में एनरोल हो ही नहीं पाता है। रीजन इज दैट उनको एक एक्स्ट्रा टास्क जो करना पड़ेगा वो नहीं करना पड़े। तो ऐसे इस तरीके की सिचुएशंस में स्पेशल स्कूल्स की नीड बिल्कुल फेल्ट होती है ना। और दूसरा पार्ट है, इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द असेसमेंट पार्ट। अगर असेसमेंट पार्ट में बच्चे के कई सारे डोमेन अफेक्टेड हो रहे हैं और सीवियरली अफेक्टेड हैं, देन इज वेरी डिफिकल्ट टू बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ में स्कूल्स में वो एसिमिलेट हो पाएगा, जुड़ पाएगा। तो ऐसे बच्चों को तो स्पेशली तो आपको स्पेशल स्कूल्स के लिए तो उनको ऑप्शंस देना ही पड़ेगा। तो बेसिकली दो चीजें समझ में आई, एक तो बेस्ड ऑन असेसमेंट, अगर बच्चे में मॉडरेट टू सीवियर काइंड ऑफ इशूज हैं तो आपको स्पेशल स्कूल एक ऑप्शन देना पड़ेगा। बच्चे में अगर माइल्ड
लेवल तक अगर सीवीटी है किसी भी आपके इंटेलेक्चुअल डोमेन्स में या डेवलपमेंट में, दे कैन एसिमुलेट इन अ नॉर्मल स्कूल्स, बट ये अपन को देखना है कि वहाँ बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग स्पेशल एजुकेटर्स हों। अदरवाइज क्या होगा कि बच्चा वहाँ पे जाएगा, नॉर्मल बच्चों के साथ वो कंप्लीट या एसिमुलेट नहीं हो पाएगा, ना इधर एकेडमिक्स में हो पाएगा, ना इधर ही सोशली इंटीग्रेट हो पाएगा, ना प्ले में हो पाएगा, ना कल्चरल में हो पाएगा, एंड देन ओवर द टाइम माय किड्स गोइंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड, और एक अलग से फिर अदर इश्यूज डेवलप होने चालू हो जाते हैं। तो ये जब भी अपन बच्चे के लिए स्कूल चूज करें तो ये दो डायमेंशंस मुझे लगता है कि माइंड में बहुत क्लियर होने चाहिए कि बच्चे का असेसमेंट कर लें कि उसने लेवल ऑफ फंक्शनिंग कितनी है, माइल्ड इम्पेयरमेंट है, मॉडरेट है, सीवियर इम्पेयरमेंट है। अगर सीवियर इम्पेयरमेंट है, माइल्ड मॉडरेट इम्पेयरमेंट है, तो it's my personal advice to go for the special schools. And if your baby kids have a mild kind of functional disability, you can go with a normal schools, but keep on watch whether they appoint a special educator or not. Okay. तो सिर्फ स्कूल भेज देने से नहीं होगा, हमें ट्रैक भी रखना होगा कि बच्चा एक्चुअली सीख रहा है नहीं सीख रहा है, और वहाँ पे जो बच्चे को हमारी नीड है, हमारे बच्चे की जो नीड है वो वहाँ पे है कि नहीं है ना। अब सपोज दैट एग्जांपल, छोटी सी बात करते हैं, अब हमारे बच्चे को चलने में डिफिकल्टी एक तरीके की, उसको बचपन से काइंड ऑफ मान लीजिए कि एक इलनेस होती है, सेरेब्रल पाल्सी, या कुछ लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, चलने में डिफिकल्ट है। अब बच्चे में अब स्कूल्स में रैंप ही नहीं है, तो वो तो हमारे बच्चे के लिए काइंड ऑफ फिजिकल बैरियर हो जाएगा, तो सभी क्लासेस में, सभी क्लासरूम्स में एक्सेस उसके लिए हो ही नहीं पाएगा, है ना। वॉशरूम्स इस टाइप के नहीं है कि हमारे बच्चा उस तरीके को यूज कर पाए। नॉर्मल बच्चों का वॉशरूम्स अलग है, बट उस तरीके का नहीं है, तो वो डिफिकल्ट है ना। और बच्चा थोड़ा सा हमारा अगर कम्युनिकेशन में डिले है तो वहां पे उसको इश्यूज होंगे, क्लास में होंगे, क्लास के बाहर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो अगर वो असेसमेंट मतलब फंक्शनिंग माइल्ड लेवल पे इम्पेयरमेंट है, तो नॉर्मल स्कूल में भी स्पेशल एजुकेटर्स के साथ में हम उसको कोप अप करके और नॉर्मल बच्चों के साथ ला सकते हैं। बट अगर स्पेशल अगर स्कूल्स पे एम्फसाइज नहीं करता है, देन इट्स अ सीरियस कंसर्न। ओके सर, लास्टली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पेरेंट्स को वो सारे रेड फ्लैग्स बताएं कि इन ये रेड फ्लैग्स उन्हें देखें तो दे नीड टू अप्रोच अ साइकियाट्रिस्ट और अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एनीवन। ओके, रेड फ्लैग्स में अपन बात करें, इट्स डिपेंड अपॉन एज ग्रुप, बच्चा हमारा किस एज ग्रुप में है ना। अगर अपन बात करें न्यूनेटल एज ग्रुप की, तो अगर बच्चा नॉर्मल डेवलपमेंटल ग्रोथ में, जैसे अभी अगर अपन बात करें तो जब भी बच्चे को हम वैक्सीनेशन कराने जाते हैं तो उसका वेट बच्चे का मेजर किया जाता है और उसका डेवलपमेंट भी ट्रैक किया जाता है। उसका मोटर डेवलपमेंट कैसा है ना, लाइक बच्चा अपने से नेक होल्डिंग आ रही कि नहीं आ रही, क्रॉलिंग कब करना चालू किया, खड़ा कब अकेले चालू हुआ, दीज आर द मोटर डेवलपमेंट, है ना। हमको पता है कि 9 महीने बच्चा चलने लगता है ना, 1-1.5 साल में दौड़ने लगता है, ये मोटर डेवलपमेंट है। मोटर डेवलपमेंट इसी तरीके से ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर हो गया, लैंग्वेज हो गया, सोशल स्किल्स हो गए, ये सब डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं। और जब बच्चा हमारा वैक्सीनेशन में जाता है तो ये वाले पार्ट ट्रैक होते हैं। वहां पे अगर आप जहाँ पे वैक्सीनेशन करा रहे हो, अगर वो बोलते हैं कि नहीं बच्चे का डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं है, डिले है, दिस इज रेड फ्लैग साइन। सेकेंड पार्ट इज लाइक कि बच्चे की जो ग्रोथ है, वेट और हाइट वो नॉर्मल से डिले है, इट्स अ रेड फ्लैग साइन। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू फिजिकल सिम्टम, फिजिकल प्रॉब्लम बस नहीं है कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, इट्स कैन कॉज मतलब कि वो बिहेवियर प्रॉब्लम में भी हो सकती है बच्चे को उसके साथ, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो बिहेवियर प्रॉब्लम अपने बिहेवियर से शो नहीं कर पाएंगे। तो ये अगर पार्ट डिले है तो ऐसे बच्चों में कई बार देखा गया है कि उनको न्यूरोडेवलपमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो एक तो पहला पार्ट है वहां पे न्यूरोडेवलपमेंटल पीरियड में, देन बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ मतलब 5-6 साल का हुआ, है ना, तो अगर वो सोशलाइज नहीं हो पा रहा है, लैंग्वेज नहीं डेवलप हो पा रही है, अपने पीयर एज ग्रुप के बच्चों के साथ उतना एसिमुलेट नहीं हो पा रहा है, देन इज अगेन एन रेड फ्लैग साइंस। बच्चे थोड़े और बड़े हुए, 7-8 साल 9 साल के हुए, तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है उनके अंदर, इरिटेबिलिटी है, बहुत छोटे छोटे बच्चा हर चीज में गुस्सा कर रहा है, रो रहा है, बहुत ज्यादा उनके अंदर मिसकंडक्ट है, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और मिसकंडक्ट है, पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहा है, पैसिव एग्रेशन दिखा रहा है, बर्तन गिरा दिया, है ना, चीजें तोड़ दिया, कॉपी फाड़ दिया, कॉपी छुपा दिया, है ना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर बच्चे में है, इरिटेट हो रहा है छोटी छोटी चीजों में, तो देन अगेन इज अ रेड फ्लैग साइन, बिहेवियरल इश्यूज आने चालू हुए।
थोड़े बच्चे और बड़े हुए, 10-11 साल 12 साल के बच्चे चालू हुए, तो उस टाइम पे हमको देखना है कि एकेडमिकली बहुत एकदम से डिक्लाइन तो नहीं हो रहा है ना, उसके अंदर जो सोशल एक रीजनेबल सोशल स्किल्स है ना, कि हम अगर हमारे पास 10 साल का बच्चा है तो मैं ये मानता हूँ कि अपने ग्रुप में सबसे सामान्य तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहा होगा, घर में कहीं कोई अपने मेहमान आ रहे हैं गेस्ट, तो उनसे अच्छे से ग्रीट करता है, अच्छे से बिहेव करता है ना, या कहीं पे हम सोशल फंक्शंस गैदरिंग में आते वहां पे प्रॉपर्ली अप्रोप्रिएट बिहेव करता है, देन दिस इज नॉर्मल। बट अगर कहीं पे भी डेविड लगता है कि कोई हमारे घर में आ रहा है, बच्चा हमारा जाके चुपचाप घर में छुप जा रहा है, डर जा रहा है ना, तो ये बिल्कुल कंसर्न है। और दूसरा एक है सडन बिहेवियरल चेंजेस, बच्चा हमारा एक्टिव था पर चुप चुप कुछ दिनों से गुमसुम रहता है, अकेले अकेले रहता है, बात नहीं करता है, या बात करने की कोशिश को तो या तो गुस्सा करेगा या रोने लगेगा, है ना, तो अगेन दिस एन आल्सो ना रेड फ्लैग साइंस। और इस एज में आते आते स्पेशली गर्ल्स और मेल एंड फीमेल वो चाइल्ड्स में बहुत एक है सेक्सुअल अब्यूज, है ना, वाला एरिया भी एक है जिसमें बच्चे के बिहेवियर में सडन चेंजेस आते हैं। तो ये सब चीजें रेड फ्लैग साइंस हैं। और मुझे लगता है कि जब भी बच्चे की इस तरीके के बिहेवियरल में चेंज आए या नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न से कुछ डिफरेंट ग्रोथ हो रही है, तो ये रेड फ्लैग साइंस है, जिसके लिए हमको एक्टिवली थेरेपिस्ट से, साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या व्हाटएवर जो फील कंफर्टेबल आपको कंसल्ट करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने आपके कीमती समय में से समय निकालकर हम लोगों के बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे, पेरेंट्स के जो मिथ्स होते हैं, उन्हें क्लियर करा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।